इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ लिया था, उसकी डिफ़ाइन पढ़ ली थी और उसके फंक्शंस पढ़ लिए थे। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, यानी इन दोनों से मिलकर फाइनेंशियल मार्केट बनती है। मनी मार्केट का ज्योग्राफिकल रीजन फिक्स नहीं होता है, बट कैपिटल मार्केट का ज्योग्राफिकल रीजन फिक्स होता है। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है एंड कैपिटल मार्केट हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो जब भी हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होगी तो हम मनी मार्केट से जाएंगे एंड जब भी हमें लॉन्ग टर्म की नीड होगी हम कैपिटल मार्केट के थ्रू उसे ले सकते हैं फाइनेंस को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके भी हमें दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे अच्छे से जब हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनी मार्केट का। ठीक है, मनी मार्केट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट रेफर्स टू द मार्केट, ठीक है, विच फुलफिल्स आर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं एंड इसका ज्योग्राफिकल रीजन फिक्स नहीं होता है। इसके हमारे पांच इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक एक करके पढ़ेंगे। सो मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा कमर्शियल पेपर, तीसरा कॉल मनी, चौथा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड पांचवा कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल हमारा अलग अलग है। कॉल मनी को हम एक नाम से और पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल लोन्स। ठीक है, आज हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला हम टी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेजरी बिल, देखो ट्रेजरी बिल जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर टी बिल इशू कर देता है। ठीक है, एंड इसको हम मोस्ट सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई रिस्क सा नहीं है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको दूसरे नाम से हम पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलते क्यों हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड टी बिल को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पेमेंट के टाइम पर हम इसकी पूरी वैल्यू लेते हैं। पेमेंट के टाइम पर टी बिल की पूरी फेस वैल्यू ली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इशू किया गया टी बिल 2 लाख का, मतलब 2 लाख का वो टी बिल है, ठीक है, उस पर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। डिस्काउंट पे इसका मतलब इससे कम दामों पर, इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट मेरा 10% का था, तो 20,000 हम चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, क्योंकि हमें डिस्काउंट पे इशू करना है, तो उसको हम इशू करेंगे 1,80,000 रुपये के बिल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसे एज एग्जांपल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होगा, डिस्काउंट पे इशू होता है, बट जब इसकी पेमेंट होगी तो पूरा वो फेस वैल्यू मिलेगी। एक ज़रूरी बात और है कि टी बिल हमेशा 25,000 रुपीज़ के मल्टीपल पे इशू होते हैं, जैसे 50,000, ठीक है, 75,000, तो ऐसे वो इशू होंगे। ठीक है, ऐसे इशू होते हैं। एंड इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि जो टी बिल होता है ना, उसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो होता है 14 to 364 डेज़ का। ये जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स के ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से केस स्टडी में हम इनका पता लगा पाते हैं, 14 to 364 डेज़। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेजरी बिल का पूरा ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को हम सीपी भी बोलते हैं। कमर्शियल पेपर जैसे हमने टी बिल में पढ़ा था वो मोस्ट सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है,
तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये अनसिक्योर्ड नोट है। ये अनसिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड था। ये अनसिक्योर्ड नोट है, ठीक है, जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज इशू करती हैं। रेप्यूटेड कंपनीज इशू कर सकती हैं बस इसको, ठीक है। क्यों इशू करती हैं? वाई दे इशू? रीज़न ये है टू मीट देयर फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर अप करने के लिए एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कवर अप करने के लिए जो हमारी वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं वो इस कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड नोट है जो इशू किया जाता है वेल रेप्यूटेड कंपनीज के द्वारा। क्यों? ताकि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा कर सके। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था। कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग फाइनेंस नॉन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे अगर हम इक्विटी के थ्रू पैसा ले रहे हैं, हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, हमें अंडरराइटर्स को कमीशन देनी पड़ेगी, तो उसमें जो भी हमारा खर्चा आएगा वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है, क्योंकि वो फाइनेंस को रेज करने में हो रही है, तो वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको कवर अप करने के लिए जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज जो जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेती हैं वो है कमर्शियल पेपर। इट इज़ द अनसिक्योर्ड नोट, ठीक है। एंड जो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हमारा कमर्शियल पेपर जो इशू किया जाता है, इस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसको क्रैक करने के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। हम कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल की नीड्स को कवर अप करने के लिए, तो उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड या फिर कीवर्ड है, ठीक है, इसको क्रैक करने के लिए। इसका जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है हमारा 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक का, ठीक है। मतलब इतने ईयर में वो मैच्योर हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर के बारे में। अब हमारा आता है तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा कॉल मनी या फिर कॉल लोन। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी इको की हेल्प लेनी पड़ेगी। हर कोई कमर्शियल बैंक जो भी उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है, जिसे हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। एंड हर एक कमर्शियल बैंक को ये कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक इसको मेंटेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी या फिर कॉल लोन, ठीक है। द लोन डॉक्यूमेंट भी हम कह सकते हैं इसको, द लोन डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक टू मेंटेन इट्स CRR, कैश रिजर्व रेशो, देन दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। तो ये हमारा एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कमर्शियल बैंक इशू करता है अपने CRR यानी कि अपने कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करने के लिए, एंड उस पर वो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करता है। जो कॉल मनी वो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है उस पर एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉल रेट। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉल रेट, इंटरेस्ट जो हमारी कॉल मनी ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है, ठीक। और इस कॉल रेट की एक सिग्निफिकेंस है कि अगर ये बढ़ता है, अगर ये बड़ा है तो इसका इफेक्ट हमारी सारी सिक्योरिटीज़ पर पड़ता है। अगर कॉल रेट बढ़ रहा है तो सारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डाउन हो जाएंगी, उनके दाम डाउन हो जाएंगे। अगर ये घट रहा है तो सारी सिक्योरिटीज़ अप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ऐसे पड़ता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो हमारा होता है वो होता है 1 to 15 डेज़ का, ठीक है। तो ये हमारा था कॉल मनी या फिर कॉल लोन। चौथा डॉक्यूमेंट हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखो, ये बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि हम एंडोर्स कर सकते हैं। एंडोर्स हमने पढ़ा है ना अकाउंट्स में। एंडोर्स का मतलब है अगर किसी ने हमको दिया तो हम किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं, है ना। तो एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट है, अगर वो किसी ने हमको दिया तो हम किसी और को दे सकते हैं, तो वो एंडोर्सेबल है, इसलिए उसे नेगोशिएबल कहा गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई ए है, ठीक है, ए के बैंक ने ए के बिहाफ पर किसी पार्टी बी को ये
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स CD, ठीक है, इसको इशू कर दिया एंड बी को हमारी मनी की नीड है, तो बी इस CD को सेकेंडरी मार्केट को इशू करके पैसा पा सकता है, रुपीज़ ले सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है एंड इसकी वर्क मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दी कि अगर मान लो ए है, ए के बैंक ने ए के बिहाफ पर बी को इशू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड बी को अगर पैसे की नीड है तो वो सेकेंडरी मार्केट में इशू कर सकती है। सेकेंडरी मार्केट अभी हम पढ़ेंगे, जहाँ जो मार्केट हमारी सिक्योरिटीज से डील करती है, जो हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट हमारे, तो वो उसमें पैसे दे के वो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे के पैसे ले सकता है। तो ऐसे इसकी वर्किंग होती है एंड इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो हमारा होता है 91 days to 1 year। तो ये इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है। अब हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट बचा है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा है, वो हम पढ़ते हैं, जो है हमारा कमर्शियल बिल। वो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है। कमर्शियल बिल हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था 11th में, अगर याद हो तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक ड्रॉअर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, जिसे हम सेलर भी कहते हैं, एंड एक ड्रॉई होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, जिसे हम बायर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बायर कैश में पेमेंट नहीं करता तो उसको बिल ड्रॉ किया जाता है सेलर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बिल, ठीक है, उसको हम कमर्शियल बिल कहते हैं। एंड उसको सेलर कहता है कि भाई आपको इतने एक फिक्स टाइम पीरियड पर इस बिल की पेमेंट चुकानी होगी मेरे को। तो वो जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 3 months का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक ड्रॉअर होता है, सेलर होता है जो उस बिल को ड्रॉ करता है, एंड ड्रॉई होता है जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये भी एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, क्यों, क्योंकि इसे भी हम एंडोर्स कर सकते हैं। कैसे एंडोर्स कर सकते हैं, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये किसी ड्रॉअर है, इसने इसको दिया, ठीक है। अब हमारा ये भी हमारा आगे एंडोर्स कर सकता है, आगे भी एंडोर्स कर सकता है इसी बिल को जो इसने इसको ड्रॉ करा। तो अगर इससे कोई ये ले रहा है, जैसे मान लो ए है, ए ने बिल ड्रॉ करा बी को, तो बी भी बिल ड्रॉ कर सकता है सी को। तो इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि ये एंडोर्स हो सकता है। तो ये हमारा था कमर्शियल बिल के बारे में, ठीक है। एंड हमने आज अपने 5 इंस्ट्रूमेंट्स कवर अप कर लिए हैं मनी मार्केट के। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे एंड इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो होपफुली इट इज़ अंडरस्टैंडेबल।